हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रंजित कुमार। एसबी विद्यापीठ में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम अवतल दर्पण में विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं के बीच प्रतिबिंब के निर्माण की प्रक्रिया को समझेंगे और इस वीडियो में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करेंगे कि अवतल दर्पण में किन किन जगहों पर वस्तु को रखा जाता है और किन किन जगहों पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। और इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि आभासी क्या है, वास्तविक क्या है, बड़ा क्या है, छोटा क्या है, उल्टा क्या है, सीधा क्या है। इस वीडियो में पूरी तरह से डिटेल्स तमाम चीजों का जानने का प्रयास करेंगे, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए हम अपने टॉपिक को शुरुआत करते हैं। टॉपिक है यह हमारा कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। देखिए, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के निर्माण से रिलेटेड एग्जाम में कई बार हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अवतल दर्पण में किस वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आभासी बनेगा या वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा। ये सारे टॉपिक एक क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। या फिर दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि अवतल दर्पण में फोकस और वक्रता केंद्र के बीच अगर वस्तु हो तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पर होगा, वास्तविक होगा या उल्टा होगा, सीधा होगा या फिर बड़ा होगा। चलिए इन सभी समान टॉपिकों को पूरी तरह से हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं। इस पूरी टॉपिक को जानने के लिए तीन शर्तें, ये तीनों शर्तों को सबसे पहले जानेंगे। सबसे पहले क्या है कि इस टॉपिक में शर्त नंबर 1, जब किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो। तो मुख्य अक्ष क्या है सबसे पहले जानेंगे। हम बात यहाँ पर कर रहे हैं किस दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए कर रहे हैं। तो अवतल दर्पण के लिए क्या करते हैं कि बाहर की सतह को कलई कर देते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, टोटल परिभाषा सहित बता दिए, प्रैक्टिकली टाइप से बता चुके हैं। तो अगर वीडियो नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। यह अवतल दर्पण हमारा निर्माण होगा। इसी तरह से टोटल जितने भी है बाहर की ओर कलाई कर देते हैं तो अवतल दर्पण का निर्माण हो जाता है। क्यों बाहर की ओर कलाई कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण की प्रक्रिया को पूछा जा रहा है और एग्जाम में हमेशा यही प्रक्रिया को पूछा जाता है कि अवतल दर्पण में इन बिंदु पर अगर वस्तु रखा जाए तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। तो हम इसी टॉपिक को पूरी तरह से विस्तार से जानेंगे। तो देखते हैं मुख्य अक्ष क्या है। अब यह अवतल दर्पण के सामने जो एक रेखा खींच रहे हैं, यही जो रेखा है यह मुख्य अक्ष है। इसी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये रेखा हर दर्पण में रहेगी। अभी में खींच दिया हम, ये मुख्य अक्ष हो गया। देखिए, अवतल दर्पण के जहां मुख्य अक्ष दर्पण के जिस बिंदु को टच की रहेगी या सटी रहेगी उसको हम लोग टी कहते हैं, यानी कि हिंदी में इसको ध्रुव कहते हैं, इंग्लिश में पोल कहते हैं। तो यहाँ पर भी ये पोल हो गया हमारा, इसको भी ध्रुव कहते हैं। और यहाँ पर भी पोल है हमारा, इसको भी ध्रुव कहेंगे हम। क्लियर, इतना तो समझ में आई होगी। ये जो रेखा है, जो लंबा रेखा खींचे हम दर्पण से एकदम बीचों बीच, यही रेखा मुख्य अक्ष कहलाते हैं। देखिए, कोई किरण, दर्पण तो हो गया, कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो। तो अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर का मतलब रेल का पटरी मान के चलिए कोई ये है तो दूसरा रेल का पटरी कैसे रहेगा, ऐसे ही एकदम समानांतर रहेगा। ऐसे थोड़े कि एक रेल का पटरी है दूसरा रेल का ऐसे रहेगा, थोड़ा ऐसे होगा। ये तो बिल्कुल गलत है। रेल का पटरी एक दूसरे के समानांतर होती है, एक दूसरे की एक लाइन में होती है। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो। समानांतर का मतलब मुख्य अक्ष ये है, हाँ, समानांतर का मतलब ये वाला किरण है। तो किरण के लिए दिशा दे दी। शर्त नंबर 1 है, ध्यान से देखिएगा आप। शर्त नंबर 1 क्या करे, जब किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो तो क्या होगा अवतल दर्पण में। तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो गया। समानांतर अगर प्रकाश भेजेंगे अवतल दर्पण में तो अवतल दर्पण से रिफ्लेक्शन होगा, वहां से यानी कि परावर्तन होगा। परावर्तन होने के बाद वहां से रिटर्न होकर मुख्य अक्ष के जो मुख्य अक्ष है कहीं नहीं काट देगा। तो जहां पर काटेगा उस बिंदु को फोकस कहते हैं। मतलब इससे क्या अर्थ निकला कि अगर कोई किरण अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के फोकस से होकर रिटर्न होगी। फिर से एक बार, अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो मुख्य अक्ष के फोकस से होकर रिटर्न होगी। ये पहला शर्त है। कभी भी अगर हम यहां से भी अगर प्रकाश की किरण को भेजना चाहेंगे, भेज दिए, मुख्य अक्ष के समानांतर है, रिफ्लेक्शन होकर एकदम फोकस को ही काटेगी। ये आ रही है दिशा, ये भी इधर से जा रही है दिशा, हमेशा इसी बिंदु को काटेगी। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से रिफ्लेक्शन होकर इधर से काट देगी उधर से काट देगी, ऐसा नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब मुख्य अक्ष के समानांतर, इसके समानांतर रहेगा, इसके समानांतर रहेगा तब। अब इस बिंदु में जानते हैं, जब किरण फोकस की दिशा में हो। इसके विपरीत, अब फोकस की दिशा में मतलब कोई किरण जब मुख्य अक्ष के फोकस की ओर जाएगी तो फोकस मान लिया जाए तो यहाँ पर है फोकस, इसमें फोकस लिख देते हैं। अब क्या कर रहा है कि कोई किरण मुख्य अक्ष के फोकस की दिशा में जाएगी, ठीक है, फोकस की दिशा में भेज देते हैं और थोड़ा सा दूरी बढ़ा देते हैं। यहाँ पर फोकस हो गया हम लोग का फोकस। अब देखिए, फोकस की दिशा में तो जा रही है,
फोकस से होकर जा रही है तो फोकस की दिशा में जा रही है। जब फोकस की दिशा में होकर जाती है तो वहां से रिफ्लेक्शन होगा किरण, तो मुख्य अक्ष के एकदम समानांतर हो जाएगा। जो मुख्य अक्ष है, ये वाला मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर हो जाएगा किरण। ये हमारा दूसरा शर्त है। पहला शर्त मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी तो फोकस से रिटर्न होगी, दूसरा फोकस से अगर जाएगी तो मुख्य अक्ष के समानांतर रिटर्न होगी। ये एक दूसरे का अपोजिट है। उम्मीद करता हूँ कि आप ये पूरी तरह से समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं तीसरा शर्त के बारे में। जब किरण वक्रता केंद्र के दिशा से जाती हो तो वक्रता केंद्र क्या है ये भी जानते हैं। देखिए ये तो हमारा फोकस हो गया। अवतल दर्पण के ध्रुव से कुछ दूरी पर फोकस रहता है और जितने दूरी पर फोकस रहेगा, ये जितने दूरी पर रहेगा फोकस, उतने ही फोकस लिए दूरी पर वक्रता केंद्र रहेगा, जिसको हम लोग सी से सूचित करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये टोटल टॉपिक हम पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक, अब यहाँ पर ज्यादा डिस्क्राइब करने की हम कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगी। तो ये वाला मान के चलिए अगर 10 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर रहेगा, यहाँ से भी यहाँ तक 10 सेंटीमीटर रहेगा। मतलब जितना दूरी पर रहेगा फोकस उतना ही दूरी पर रहेगा वक्रता केंद्र। मतलब क्या हो गया, अगर P से C के बीच की जो दूरी रहेगी 20, P से F के बीच की F से बीच की दूरी कितना रहेगी 10, आधा रहेगी एक दूसरे के। अब देखते हैं क्या करें। कोई किरण वक्रता केंद्र की दिशा से जाती है तो देखिए वक्रता केंद्र की दिशा से भेज रहे हैं हम, दर्पण पर भेज दिए तो वक्रता केंद्र की दिशा से होकर जा रही है दर्पण पर, तो उधर से रिफ्लेक्ट होगा तो कहाँ होगी। देखिए जो वक्रता केंद्र होता है दर्पण पे एकदम लंबवत बिंदु होता है। ऐसा बिंदु है यह वक्रता केंद्र कि दर्पण से एकदम लंबवत बिंदु रहती है। इसलिए यहाँ से अगर रिफ्लेक्शन होगी प्रकाश की किरण यानी कि लौटेगी तो इसी पथ पर रिटर्न होकर वापस चली जाती है। तो ये 3 गो शर्त है। जैसे कि ये ऐसा है कि अगर समतल दर्पण मान के चलिए रहेगा तो अगर समतल दर्पण पर टर्च मारेंगे एकदम सीधा लंबवत तो पता चलेगी कि यहाँ से जा रही है, लेकिन रिफ्लेक्शन होकर आ ही नहीं रही है। ऐसा अनुमान होगा कि उसी पथ पर रिटर्न होकर आ जाती है। अगर तिरछा तुरंत कर देते प्रकाश की किरण तो यहाँ से तिरछे जाएगी और यहाँ से तिरछे निकल जाती है। तो ये जो है जितने कोण के साथ जाती है उतने कोण के साथ आ जाती है। अब यहाँ पर 0 डिग्री कोण के साथ भेजेंगे यानी कि लंबवत भेजेंगे तो उसी पथ पर रिटर्न हो जाएगी। यही बिंदु है, ये वक्रता के अंदर एकदम लंबवत होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो तीनों टॉपिक है आपको तीनों शर्त पूरी तरह से अच्छे से समझ में आई होगी। तो अवतल दर्पण में आप जानते हैं कि कौन कौन से ऐसा बिंदु है जहाँ पर वस्तु को रखा जाता है। तो मेरे वीडियो के साथ बने रहे। तो चलिए अब हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में किन किन जगहों पर वस्तु को रखा जाता है। देखिए ये PFC आप जान चुके होंगे। अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, P से सूचित करते हैं। इसी से कुछ दूरी पे F रहती है और F से जितनी दूरी पे P से रहेगी उतनी ही दूरी पे C रहेगी, यानी कि जितनी दूरी पे F और P के बीच की दूरी रहेगी उतनी ही दूरी C और F के बीच रहेगी। अब देखिए वस्तु को कहाँ कहाँ पर रखा जाता है ये तो आप बिंदु जान चुके हैं। और C के बाद एक अन्य बिंदु होता है, वो C के बाद फिक्स कोई बिंदु नहीं होता है, इसलिए जितने भी यहाँ C से दूरी रहेगी उस दूरी को हम अनंत कहते हैं। तो चलिए देखिए पहला सिचुएशन कहाँ हो सकता है, मतलब कहाँ पर वस्तु रख सकते हैं पाल का, यहाँ पर वस्तु रखेंगे। वस्तु को सूचित करने के लिए तीर का चिन्ह दे देंगे, वस्तु सूचित हो गया। ऐसा ही अगर एग्जाम में दिया जाएगा क्वेश्चन तो ऐसा ही पूछा जाएगा, P और F के बीच वस्तु रखा जाए तो प्रथम का निर्धारण करें, तो P और F के बीच वस्तु किसी तरह से रखिएगा। तो ये पहला सिचुएशन हो गया। दूसरा सिचुएशन मैंने दूसरा वस्तु को कैसे रखा जाएगा, कहाँ पर रखा जाएगा, तो दूसरा F पर रखा जाएगा। पहला P और F के बीच रहेगा, दूसरा F पर रहेगा और तीसरा देखिए तीसरा यहाँ F और C के बीच या फिर C और F कोई भी कर सकते, तीसरा है। चौथा देखिए यहाँ से कहाँ कौन सा बिंदु है, C है ना, तो C पर रखा जाएगा चौथा। और C के बाद देखिए C के बाद क्या है, अनंत है, तो C और अनंत के बीच अनंत हो गया। चौथा के बाद पांचवा हम लोग का C और अनंत के बीच। छवा एक और होता है सिचुएशन, वो होता है सिर्फ अनंत। अनंत से हमेशा समानांतर किरण निकलती है, तो हमेशा याद रखिएगा ये छवा हो गया, ये क्या हो गया, अनंत हो गया। तो इन 6 जगहों पर वस्तु का रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो हम इस टॉपिक में ये सब टोटल तो जान चुके हैं कहाँ कहाँ पर वस्तु रखा जाएगा। लेकिन अगले वीडियो में इसके डिटेल्स को जानेंगे क्योंकि ये वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो चुकी है और अगले वीडियो में पूरी तरह से इसका विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर मेरे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।